वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आ गए हैं हमारे भाई साहब बिहार की बहार। ओहो, नया नाम के साथ में भाई साहब काफी लंबे ब्रेक के बाद आए हैं। और बिना टाइम वेस्ट करे अब मुद्दे पे कूदेंगे हम कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है बिहार में पहले, फिर जाएंगे बिहार के थोड़ा ऊपर नेपाल में, और फिर एक एकदम रैंडम खबर के साथ बंद करेंगे आज का वीडियो को। टाइम बर्बाद करे बिना थोड़ा सा बैकग्राउंड सेटिंग कर देता हूँ मैं, और उसके बाद फिर भाई साहब तो स्मार्ट हैं ही, भाई साहब फिर चार्ज ले लेंगे अपने एंड से कि कहाँ हैं हम अभी बिहार में, क्या गेम चल रहा है, और क्या क्या प्लेयर्स हैं जो उसमें एक मेजर प्ले बना रहे हैं। लेट्स गो। सो बेसिकली अब बिहार इलेक्शन पास आता जा रहा है। हमने आपको बोला था हम एक अपडेटेड वीडियो बनाएंगे। कुछ कुछ चीजें हैं जो इस इलेक्शन में हमें पता चलेगा, वो है कि ऑप सिंदूर का क्या इस पे इफेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा। हर लीडर का अपना अपना राय है इसके ऊपर। प्रशांत किशोर अगेन कितना बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं इसमें जन स्वराज एज अ होल, क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत सारे इंटरव्यूज में बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि या तो इस पार या उस पार, लाइक होता ना, या तो वो खुद बहुमत ले आएंगे या फिर 10 सीट भी नहीं आएगा उनका, सिमट जाएंगे। सो उनका पॉइंट क्या है, क्लियर है। और जो मेरे को लगता है पोजिशनिंग जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम किंग मेकर नहीं बनना चाहते हैं, हम किंग बनेंगे। या तो हम किंग बनेंगे या हम कुछ नहीं बनेंगे, वो वाला चीज है। इंटरेस्टिंग वे ऑफ डूइंग लाइफ। नीतीश का लाइक होगा तबीयत खराब है और बेटा काफी ज्यादा उनका दिखने लग गया है, जो कि बहुत सारे पहले इलेक्शन में नहीं दिखता था, और क्योंकि जेडीयू में पर से इतना काम नहीं था बाबू का, बट अब आगे आगे करने लगे हैं भाई साहब का। अगेन ये एक टेस्ट है लोकल लीडरशिप का। बिहार का इलेक्शन इज नॉट अ मोदी इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन इज स्टिल अ नीतीश कुमार इलेक्शन, इज स्टिल अ तेजस्वी इलेक्शन। प्रशांत किशोर भी है वहाँ पे, चिराग पासवान भी है। अलग अलग बेल्ट है, अलग अलग लाइक होता ना वोटर बेसिस हैं जिनको अपना अपना आदमी टारगेट करता है। सो इट्स स्टिल नॉट अ डन थिंग कि ऐसा नहीं एक जन मतलब मोदी से ले जाएंगे। नीतीश जी का जो इलेक्शन एनालिसिस है, ये होता है ना उनका फिफ्थ टाइम है वो एनालिसिस अलायंस में आए हैं। क्या है, क्या वर्डिक्ट रहता है इस बार। एक चीज इंपॉर्टेंट देखने का वो ये है कि इतना तबीयत खराब है और हेल्थ वीकनेसेस के बावजूद बिहार में बीजेपी ने नहीं छोड़ा है नीतीश को। क्लियरली कुछ तो उनको पता है, जो उनको लग रहा है कि नहीं, नीतीश के साथ रहना है स्टिल सेंसिबल आफ्टर एवरीथिंग। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे मेरे को लगता है आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि अगेन आधार और ये एसआईआर वाला जो चीज है वो अभी भी काफी ज्यादा चल रहा है। और अगर आप प्रेस रिलीज भी देखें, वो एन्यूमरेशन बेसिकली कि भाई सही है नहीं है, जो एसआईआर हुआ है उसमें 86% का एन्यूमरेशन हुआ है। पीआईबी का डेटा है, हम नहीं बोल रहे हैं, सरकारी डेटा है ये। सो यहाँ पे एन्यूमरेशन का मतलब क्या है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। एन्यूमरेशन का मतलब, अरे ओके यहाँ पे दिखा नहीं रहे, बट एन्यूमरेशन का बेसिकली मतलब क्या है, बूथ लेवल पे जाके आदमी वहाँ पे डिसाइड करते हैं। अलग अलग पार्टीज के जाके वहाँ पे देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, और उसके बाद में बोलते हैं कि इसका डिलीशन क्यों नहीं हुआ है और ये फ्रॉड है या नहीं है। फॉर्म 17 के बारे में पिछले बार भी बात की थी अपने एक वीडियो में, कि कैसे हर एक बूथ लेवल पे जो बूथ पार्टी का आदमी होता है उसको साइन करना पड़ता है कि भाई देखो मेरे तरफ से ये डिजिटेशन है कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, हमने जो बूथ में देखा उसके हिसाब से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक मेजर मुद्दा प्ले आउट करेगा वो है नेपाल वाला चीज भी। ऑब्वियसली ऊपर हो रहा है, और सबका अपना अपना एक स्ट्रेटेजी है। आरजेडी अगेन मुस्लिम यादव एम एम वाई वाला जो है, फिर उसके बाद बीजेपी भूमिदार राजपूत में है अटका हुआ। कांग्रेस का भी अपना एक चल रहा है, पर कांग्रेस इतनी बड़ी प्लेयर नहीं है, बट होता है ना हवा डाल रही है उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर में। सीपीएम और ये लोग भी रिसर्जेंस दिखाए थे 2024 के इलेक्शन में, सो आई विल नॉट प्ले देम आउट, बट आई डोंट नो बिहार में इनका कितना पकड़ है और क्या है। और एज सच द मेन इंटरेस्टिंग पार्ट वो जो है वो अभी भी प्रशांत किशोर ही है। भाई साहब क्या राय है आपका इसके ऊपर, थोड़ा सा बताइए। दो चार चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात है कि अभी सीट डिवीजन नहीं हुआ है। और जो नीतीश की स्विंग की बात है, मुझे नहीं लगता इस बार नीतीश पाला बदलेंगे। नीतीश एनडीए में ही रहेंगे। बट एक कंडीशन होगी नीतीश कुमार की, जो मुझे लगता है कि जो सीट का बंटवारा हो उस पे जेडीयू को 1 से 2 सीट ज़्यादा चाहिए होगी बीजेपी से।
उसका रीजनिंग बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तब ये कहा गया था कि तब भारतीय जनता पार्टी को 17 सीट्स मिली थी और नीतीश कुमार जेडीयू को 16 सीट्स मिली थी। उस पे भारतीय जनता पार्टी को एक सीट ज्यादा बंटवारे में मिली थी। और उसके पीछे का रीजनिंग ये था कि भाई ये जो लोकसभा इलेक्शन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, इसलिए हमने बीजेपी को एक सीट ज्यादा बंटवारे में दी। बट इन दिस केस मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार, ये जेडीयू ये चाहती है कि एक दो सीट्स हमें ज्यादा मिले, ताकि नीतीश का जो चेहरा है लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, वो बड़ा दिखे कि भाई जेडीयू बहुत बड़ी पार्टी के रूप में लड़ रही है कंपेयर टू बीजेपी। बट उससे क्या महाराष्ट्र इलेक्शन वाला सिनारियो बनेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सेकंड, आज भी कुछ भी लोग कहे, लोगों ने अब, मुझे लगता है कि तीन ध्रुव की तरफ बिहार इलेक्शन जा रहा है। एक जो ध्रुव है वो महागठबंधन, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है। सेकंड जो ध्रुव है वो प्रशांत किशोर का है। और थर्ड जो ध्रुव है वो एनडीए का है। अब इस ध्रुव में एक जो पलड़ा मुझे अभी भी थोड़ा लो लग रहा है वो है प्रशांत किशोर वाला पलड़ा। और अगर ये सिनारियो बनता है कि चिराग पासवान नाराज होते हैं, तो चिराग पासवान महागठबंधन में नहीं जाएंगे। बट क्या ये सिनारियो बन सकता है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जाए? उसका रीजनिंग ये है कि प्रशांत किशोर के पास जाति नहीं है, पर चिराग पासवान के पास जाति का समीकरण है। प्लस चिराग पासवान यंग है, प्रशांत किशोर भी यंग है, और एक नई विचारधारा के साथ आ रहा है। पता नहीं चल रहा है कि उनकी विचारधारा क्या है, बट वो एक नई सोच प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो क्या ये दोनों कॉम्बिनेशन बनेंगे? मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान अलग से लड़ेंगे, ना एनडीए, ना प्रशांत किशोर, या फिर ना महागठबंधन में जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। बट क्या दो ऑप्शन है उनके पास, एक प्रशांत किशोर वाला और एक एनडीए वाला। हो सकता है कि वो प्रशांत किशोर की तरफ जाए, अभी हमें पक्का नहीं है। बट मोटा मोटा मुझे जो समीकरण लग रहा है सीट बंटवारे का, वो ये है कि एनडीए और एनडीए में कि जेडीयू 101 102 सीट पर लड़ेगी, बीजेपी 100 के सीट बराबर सीट पे लड़ेगी, और जो बाकी बची सीट्स है अराउंड 40 और 41 सीट्स, जो चिराग पासवान या फिर कुशवाहा या फिर मांझी, उन सबको दी जाएगी। और मोटा मोटा समीकरण ये मुझे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ एनडीए। प्रशांत किशोर अगर अकेले लड़ते हैं तो उसमें कोई मोटा छोटा समीकरण है ही नहीं, वो 243 सीट्स पर लड़ेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। और या तो अर्श पे या तो फर्श पे जो उन्होंने बोला हुआ है वही इलेक्शन का रिजल्ट होगा। अगर लड़े, मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि वो 2025 टारगेट भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 2029 टारगेट कर रहे हैं। तो वो अभी अर्श पे आए या फर्श पे आए उसे कोई फर्क, मतलब फर्श पे आए तो बहुत बड़ी बात होगी, बट मुझे नहीं लगता वो फर्श पे आए, सॉरी अर्श पे आएंगे। वो 2029 में अच्छी खासी लीड ले सकते हैं और वहां पे वो किंग बन सकते हैं। अभी मुझे लगता नहीं कि ना वो किंग बनेंगे ना वो किंग मेकर बनेंगे, क्योंकि लोकसभा में हमने देख चुके हैं कि भाई उन्होंने 2-3 साल तो मेहनत की थी, पर उसका कुछ खास परिणाम आया नहीं है। इन टर्म्स ऑफ महागठबंधन मुझे लगता है कि कांग्रेस को 50 से 60 सीट में कांग्रेस मान जाएगी, और उनको लगता है कि भाई ये और बाकी सारी जो मैक्सिमम है वो ये हमारे आरजेडी भाई साहब ले जाएंगे, तेजस्वी यादव, मुझे ये लगता है। और एक और बात ये लग रही है मुझे कि एसआईआर का मुद्दा जितना होना चाहिए था उतना उठा नहीं है। मतलब इट्स लाइक उनके पास बहुत बड़ा मुद्दा था एक, वो उसको मोबिलाइज कर सकते हैं, बट वो अभी थोड़ा थोड़ा शांत हो गया है। और उस पे जो इमोशन वाले मुद्दे हैं, और वो हावी होते जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना और वो सब। और उसको बीजेपी ने बहुत बखूबी इसको भुनाया भी है। और उसको उसके मतलब, और आपको ये देखना होगा कि राहुल गांधी एक वो टेप रिकॉर्डर होता है ना, उसके जैसा उनकी राजनीति है कि जैसे चौकीदार चोर है या फिर राफेल, उनको जो चिपक गया वही बार बार बोलते थे। बट इन टर्म्स ऑफ अगर आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव लोकल और रीजनल मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और कहीं से भी वो एक ही बात पे ले आते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्या बोलते हैं कि फ्रॉड हो रहे हैं इलेक्शन क्या एग्जामिनेशन में, और वो सब।
तो तेजस्वी यादव एकदम लोकल मुद्दे पे ले आ रहा है, बाकी कांग्रेस को एक मुद्दा चिपक गया है, वही चिपका रहा है वो। पता नहीं वो चिपकेगा कि नहीं, वो सेकेंडरी बात है। मोटा मोटा ये लग रहा है मुझे बिहार इलेक्शन के यहाँ बारे पे में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है जो एटलीस्ट मैंने लास्ट बंगाल इलेक्शन में देखा था, वो ये था कि जब भी आप पर्सनल हो जा रहे हैं ना किसी के साथ भी, जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए बीजेपी का ही गलती था कि उन्होंने टीएमसी के साथ ममता वर्सेस टीएमसी मतलब बीजेपी हो गया रादर देन टीएमसी वर्सेस बीजेपी, वहां पे वो हार गए। ये इलेक्शन में फिर से इट इज गेटिंग अगेन बंगाल वर्सेस बीजेपी वाला चीज हो रहा है, एंड अगेन इट इज गेटिंग ट्रिकियर। मुद्दा से हट रहा हूँ पर यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये जो वापस आप मोदी और पर्सनल जो माँ के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, आई फील ये बहुत उल्टा प्ले आउट करेगा लाइक होता कांग्रेस और महागठबंधन के लिए। आई डोंट थिंक दिस इज हेल्पिंग एनीबडी। और दूसरा बात ये है कि जैसे तेजस्वी यादव का बात भाई साहब ने बोला, बहुत सही बात बोला उन्होंने। मुद्दा अगेन क्लियर रख रहे हैं कि भाई देखो हम लोकल जॉब्स, यादव जॉब्स, मुस्लिम जॉब्स, बेसिकली उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी को जॉब्स देने की बात कर रहे हैं। पॉसिबल है या नहीं है इतना सरकारी नौकरी दे भी पाना, इज अ डिफरेंट थिंग, बट उनका पॉइंट क्लियर है, अगर होगा तो दे देंगे। तो वो उस तरीके से ट्रांजैक्शनल नेचर प्ले आउट करना चाह रहे हैं वहां पे, विच आई फेल्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और लास्ट पॉइंट ये है कि प्रशांत किशोर के ऊपर में वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ डूइंग लाइफ आई मस्ट से। उसका रीजन ये है कि आप जब पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपना बिहार का पहला इलेक्शन है आपका लाइक स्टेट लेवल पे, आप बार बार इस बात पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं, ये अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ थिंकिंग। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप वोटर को मोबिलाइज कर रहे हैं और उसको भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए अगर आप हमको नहीं दिए ना तो फिर हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी आपके लिए। और ये बहुत अलग टाइप की राजनीति कर रहे हैं वो रिवर्स केजरीवाल कर रहे हैं एक तरीके से। रिवर्स केजरीवाल इन द सेंस क्या है, केजरीवाल का पॉइंट क्या था कि हम आपको लाइक होता है भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। प्रशांत किशोर भी भ्रष्टाचार और के ऊपर बोल रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं प्रेशराइज कर रहे हैं वहां पे। उनका पॉइंट क्या है, बिहार अस्मिता, बिहारी हैं आप, आपको प्राउड होना चाहिए उस चीज को लेकर। इट इज अ रिवर्स केजरीवाल, बेसिकली करप्शन पे बात हो रहा है बट उनका फोकस ऑन बिहार एंड बिहार फर्स्ट। अगर आप देखें बीजेपी कुछ भी कर ले या एनडीए कुछ भी कर ले, भले ही ट्रेन दे दे या कुछ भी दे दे, उनको बहुत जबरदस्त स्पिन दे रही है कि आप मेरे वर्कर को यहाँ से गुजरात क्यों भेज रहे हैं, आप यहाँ दीजिए उसको कुछ। वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स पर्सनली, एंड आई फील मेरे को तो लास्ट याद भी नहीं है जब बिहार में कोई ऐसे बात कब कर रहा था। आई थिंक दिस इज अ वेरी वो होता है ना 100x लेवरेज बेट है एक तरीके से। अगर चल गया तो फिर पूरा ही चल जाएगा और नहीं चला तो बहुत नुकसान होगा। बट जैसे एक पॉइंट मैंने सीखा है इलेक्शन और पॉलिटिक्स में, कभी भी कोई भी चीज ना 5 साल के लिए आदमी नहीं करता है। दिस इज अ 10-15 ईयर प्लान ऑब्वियसली, जैसे भाई साहब ने बोला। और कि आने वाले टाइम में अगर आई थिंक प्रशांत किशोर किंग मेकर बनेंगे तो आई थिंक ही वुड आल्सो एडजस्ट हिमसेल्फ कि भाई अब किंग मेकर बन रहे हैं, कुछ कर सकते हैं, अगर टेंजिबली कुछ कर सकते हैं इन द सेंस कि एक मेजर पोर्टफोलियो मिल जाए और जहां पे कुछ चेंज दिखा सके, आई थिंक ही विल स्विच हिज स्टांस किंग मेकिंग को लेके। अभी इलेक्शन का टाइम है इसलिए इतना ऐसा रौबे में है कि नहीं नहीं हम तो करेंगे नहीं किंग मेकिंग। बट आई थिंक जैसे जैसे रियलिटी स्ट्राइक करेगा आई थिंक किंग मेकर इज द लॉजिकल स्टेप अभी मेरे हिसाब से। अगर वो बनते हैं, अगर 10-15-20 सीट भी आता है उनको और वो जेडीयू और लाइक बेसिकली महागठबंधन वर्सेस एनडीए में, आई थिंक अगर वो किंग मेकर बनते हैं आई थिंक दैट वुड बी अ बिग बिग थिंग उनके लिए। वो किस साइड भी जा सकते हैं बट आई थिंक अगर वो किंग मेकर बन जाते हैं तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर बिहार के लिए। कि एकदम से एक नया टाइप ऑफ इक्वेशन बनने लगेगा क्योंकि प्रशांत किशोर हैज हिज ओन आइडियाज। ऐसा नहीं है वो आदमी बस उठ के आ गया है और या तो वो एनडीए के आइडियाज पे चल रहा है या फिर वो महागठबंधन के आइडियाज पे चल रहा है। भाई साहब के खुद के आइडियाज हैं बहुत सारे, उन्होंने बहुत कुछ फ्लैश आउट किया, बहुत कुछ फ्लैश आउट नहीं भी किया, बहुत सारी चीजों को डिस्कस नहीं भी किया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मुझे जो देख के लग रहा है ये एक तरीके से बहुत रिस्की बेट है। आप बेसिकली वोटर को बोल रहे हैं तुम अगर हमको वोट नहीं दिया तो तुम देख लेना हम कुछ नहीं कर पाएगा फिर इस 5 साल में। अब कितना वहां पे वोट पड़ता है ये वाला जो आप धमका धमका तो नहीं रहे हो एक तरीके से बट उसको बोल रहे हो, या तो आर या पार वाला बात है, सनम तुम देख लो उधर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर बिहार से नेपाल में चलते हैं। भाई साहब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर देता हूँ फिर करते हैं।
सोशल मीडिया बैन हो गया, 51 कंफर्म डेड्स थे राइट में, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, उनके हस्बैंड वाइफ और जो परिवारजन है उनको काफी बैकलैश सहना पड़ा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो वहां पे समझ में आया इस पूरी चीज से कि वहां पे ट्रस्ट कहाँ है, वहां ट्रस्ट जुडिशियरी में है। और उससे दिखा क्योंकि वहां पे डिस्कॉर्ड में डिसीजन हुआ है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होने वाला है। दैट वाज वेरी फनी मेरे हिसाब से। और मतलब मेरा यहाँ पे ये मानना था कि आने वाले टाइम में इट्स इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर नेपाल ऑल्सो, क्योंकि अब ये जो एक डायनेमिक बन गया है कि आज लाइक होता है बहुत सारे लोग जेल से भी छूट के भागे, बहुत सारे हेल्पलाइन पे फोन हुआ, बहुत सारे चीजें हुई जो वाज प्रॉब्लमेटिक, बट अब एक दिस शोज की होता ना ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था। ये बांग्लादेश वाला सिस्टम नहीं था कि तुरंत ही लाइक होता ना लाइक यूनुस आ जाता है और सब कुछ एकदम लाइक होता ना महीना भर में सब कुछ इन प्लेस हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लाइक होता ना एक जुडिशियरी आ रहा है, और यहाँ पे बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और एक जब भी एक रिवोल्ट होता है, पॉपुलर रिवोल्ट होता है जिसको बोलते हैं, जहाँ पे पब्लिक उमड़ के आती है, पब्लिक कभी प्लान्ड आउट वे में नहीं आती है। दिस डज नॉट मेक सेंस। पब्लिक हमेशा एक उमड़ के बाहर आती है, जैसे श्रीलंका में हुआ था, उमड़ के बाहर आई कि राजपक्सा के अगेंस्ट में एक पब्लिक आउटरोल था, यार क्या चोर है, कुछ देता ही नहीं है पब्लिक को। आई थिंक नेपाल ने बिकॉज पब्लिक आउटरोल, ऑब्वियसली बाहर में बहुत सारे पावर्स हैं जो हेल्प कर रहे होंगे, पर बांग्लादेश की तरह नहीं था ये, इट वाज नॉट इतना ऑर्गेनिक। बांग्लादेश भी, अगेन आपको याद करना होगा, बांग्लादेश में भी एक स्पार्क मूवमेंट था जहां पे लाइक होता ना हसीना ने पुलिस को एकदम छोड़ दिया कि एकदम मार के आओ, लाठीचार्ज करो, पूरा करो, और वहां से स्पाइरल आउट हो गया। स्पाइरल आउट ऑर्गेनिकली होता है, बट क्या जो आउटकम है वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है, वो ध्यान रखना होता है। एंड आई फेल्ट कि ये जो आउटकम था नेपाल वाला वो काफी ऑर्गेनिक था, और ऐसा इट डिड नॉट फील लाइक कुछ बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग से हुआ था। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो था, जो मैं पढ़ भी रहा था, कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में दो सॉरी श्रीलंका में 2022 में लाइक होता ना, बांग्लादेश में 2024 में, अब 2025 में नेपाल में, अगर हम एक देश को नहीं भूल रहे हैं, वो एक और देश है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है पाकिस्तान। वहां पे भी एक आउटरोल हुआ था। और यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, मेरा कोई ऐसा कोई बहुत प्यार और लगाव नहीं है पाकिस्तान के साथ में, बट दिस जस्ट शोज कि लॉ एंड ऑर्डर इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू बी। यहाँ पे अगर आप देखें पुलिस सिस्टम्स जो है हैव फेल्ड इन ऑल थ्री कंट्रीज। लास्ट में आर्मी को आना पड़ा। पाकिस्तान में देर इज नो पुलिस, देर इज ओनली आर्मी। तो आर्मी ने क्या किया, क्लैम्प डाउन बहुत स्टार्टिंग से ही करने लग गई। यहाँ पे आर्मी बहुत लेट आए ये तीनों जगहों में, पर जैसी आर्मी है सडनली स्टेबलाइज हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा, बांग्लादेश में आर्मी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है पावर में आने का। उसका रीजन क्या है, यूएन पीस कीपिंग में बांग्लादेश बहुत आर्मी का लोगो भेजता है, उसको अच्छा पैसा मिलता है, वो क्यों घुसे इस पॉलिटिक्स के अंदर में। नेपाल में भी अगर आप देखेंगे, नेपाल का जो आर्मी है, दे ऑल्सो हैव अ सिमिलर डायनेमिक। यूएन पीस कीपिंग में उतना नहीं भेज रहे हैं, बट उनका अच्छा चल रहा है, उनको जरूरत नहीं है सामने आने का। नेपाल डज नॉट हैव अ ह्यूज हिस्ट्री ऑफ आर्मी कूज। कूज हुए हैं वहां पे बहुत सारे, पर वो पॉलिटिकल कूज है, वहां पे राजा का कू था, डिफरेंट डायनेमिक्स प्ले आउट हुआ है। श्रीलंका का भी एक सिमिलर सिचुएशन है। अगेन वहां पे पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी फ्रेजाइल है, बट डेमोक्रेसी है। आज वहां पे एक लीडर जीत के आया है। पाकिस्तान में मैं ये बोलना चाहूंगा कि वहां पे एक इतना जोर से स्टेट ने क्लैम डाउन किया। इंडिया के अंदर में भी वही था, प्रेशर बन रहा था। आप देख सकते हैं शाहीन बाग हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, पर वो सिटी निकला, प्रेशर रिलीज हुआ, और लाइक होता ना हम आगे बढ़े। डेमोक्रेसीज में वो प्रेशर रिलीज करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आई फील नेपाल का पॉलिटिक्स में वो लोग रियलाइज नहीं किए। वो लोग खुद एक, जैसे आज केपी ओली है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां का, वो जो जीत के पावर में था, इट वॉज अ म्यूजिकल चेयर, वो जा रहा है, दूसरा आ रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। बेसिकली होता ना गठबंधन की सरकार, कोई इधर से तोड़ के उधर जा रहा है, इधर से तोड़ के उधर जा रहा है। वो लोग खुद राजा के अगेंस्ट में लड़के आए थे, माओइस्ट लोग खुद उनके अगेंस्ट में लड़के आए थे। वो ये चीज भूल गए कि भाई जब तुम लड़के आते हो तो तुमको थोड़ा थोड़ा पब्लिक को देना पड़ता है। पब्लिक अगर इतना अनहैप्पी है तुमसे तो तुमको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, बात सुनना चाहिए। आई फेल्ट वो लोग पावर के इतने भूखे हो गए, और वो लोग
मेजर पिक्चर खो गए पूरे गेम के अंदर। भाई साहब म्यूट पे बताइए आपका क्या राय है। सो ये तीनों जो तीन चार जो भी कंट्रीज है जिनके अगेंस्ट में जिनके देश में ये सब हुआ है, उनको इंडिया से थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि गेम किस तरीके से खेलना चाहिए। पहली बार जब आप प्रोटेस्ट होते हैं तो आप लोगों पे हाथ नहीं उठाते, आप उनको बैठने देते हो। जैसे किसान आंदोलन हुआ या फिर शाहीन बाग हुआ, बैठने दिया 2 4 5 6 महीने, ठीक है। और जब सरकार को ये पता चलता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप प्रेशर रिलीज करने के लिए आप कुछ छूट दे देते हो। जैसे इंडिया में 12 लाख तक का टैक्स का छूट दे दिया, इनकम टैक्स में जीएसटी रिफॉर्म्स कर दिए कि तो आप टैक्स में छूट दे दिया और वो सब, तो वो प्रेशर रिलीज हो गया। तो आपको ये करना होगा, आपको इस तरीके से किसी भी कंट्री से सीखना होगा। और अगर मैं नेपाल की पर्टिकुलर बात करूँ तो मुझे ये लगता था कि थोड़ा चाइना वर्सेस यूएसए वाला मामला था इसमें, क्योंकि सोशल मीडिया यूएसए के बंद किए गए, कम्युनिस्ट पार्टी पावर में थी, चाइना के सपोर्ट वाली पार्टी थी, जहाँ पे चाइनीज सोशल मीडिया को नेपाल में एंट्री मिल सकती थी। बट यूथ ने बहुत बड़ा काम किया, और आपको प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर वाली स्पीच सुननी चाहिए, जहाँ पे उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि नेपाल में हम यूथ के साथ है, उन्होंने जो क्लीन अप किया है रोड पे और वो सब, और हम जो नए पीएम है सुशीला करकी आई थिंक नाम है, उनको बधाई देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत बधाई दे दी। तो आपको ये सोचना होगा कि भाई इंडिया किसके साथ है और क्या है। वहीं यूनुस के केस में, बांग्लादेश के केस में प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी उनसे उनको ना कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था, ना उनको सपोर्ट किया था, ना कुछ किया था। तो वहां पे डीप स्टेट बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया बांग्लादेश में। बट यहाँ पे आई थिंक किसी का इंटरवेंशन था या नहीं था वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट क्या इंडिया ने थोड़ा इंटरवेंशन किया और सुशीला करकी को नेपाल पीएम के तौर पे, क्योंकि वो आईआईटी बीएचयू से शायद पढ़ी हुई है और इंडिया की बहुत बड़ी सपोर्टर है। सो आपको ये देखना होगा कि इंडिया भी किस तरीके से रोल प्ले करता है। बट ये बात सही है कि इन लोगों को किसी को जो कंट्रीज हैं उन लोगों ने प्रेशर रिलीज करना आया नहीं, और जो मास होता है उसको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो वो बहुत बड़ी चीज होती है, जो यहाँ केस में नहीं हुआ। बट इंडिया में भी थोड़ा प्रेशर बन रहा था, बट इसको मास को बहुत तरीके से हैंडल किया गया। जैसे किसान लॉस थे और फार्म लॉस थे, उनको वापस ले लिया गया ताकि वो भाई बहुत बड़ी बात ना हो, ओके हम आपके साथ हैं, आप जो करेंगे वो बाद में देख लेंगे क्या कर सकते हैं। सो ये होता है, तो आई एम एग्री विद दैट पॉइंट। या सो ये बहुत अच्छा पॉइंट भाई साहब ने रेज किया। पॉलिटिकल फोर्टिट्यूड होना चाहिए आदमी में कि कब क्या करना है। आपका वो जो छोटा सा चीज है वो ऐसा नहीं हो जाए कि पूरा जो समाज को ले जाए, पूरा देश ही डूब जाए उसमें से। किसान आंदोलन वाज एग्जैक्टली दैट। लाइक ना उतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था उस समय। आज हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को, एंड आई पर्सनली क्रिटिसाइज दैम, क्योंकि मेरे को लगता है कि किसान लॉ को नहीं लेना चाहिए था वापस। पर पॉलिटिकली अगर आप देखें, दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट, और वहां पे कुछ भी हो सकता था, वो चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता था। एग्जैक्टली इस केस में यहाँ पे अगर आप देखें, ये यहाँ पे यही तो हो रहा था। नेपाल में नेपो बेबीज वाला जो था, बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है कि जो भी आपका जो ब्यूरोक्रेट है या फिर कोई बहुत बड़ा लाइक पॉलिटिशियन है, उसका बच्चा लोग क्या कर रहा है, वो उसका बच्चा लोग बाहर जाके अच्छा अच्छा फोटोज डाल रहा है, विदेश में है वो लोग। उससे क्या है, सोशल मीडिया में एक परसेप्शन बढ़ रहा है। अगेन, डेमोग्राफी इज अ डबल एज स्वॉर्ड, दोनों तरफ चलता है डेमोग्राफी। जितना अच्छा है तुम्हारे लिए उतना ही खराब भी हो सकता है अगर तुम उनको कुछ काम नहीं दो तो। यहाँ पे वही हो गया था। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को पता चला है रिसेंटली, जो रिसर्च करा था मैं इस बारे में, तब मेरे को ये पता चला है कि अभी रिसेंट के कुछ 5 सालों में नेपाल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हैज बीन इन अ टोटल शिट शो। उसका वहाँ पे क्या रीजन है, वहाँ पे जो एजुकेशन का जो लाइक होता है आपका सीबीएसई जैसे होता है, वहाँ पे जो उनका जो बोर्ड है, उन्होंने इतना सिलेबस चेंज किया है कि बाहर में अगर आप अमेरिका या कोई भी बाहर के देश में पढ़ने जाते हो तो आपका नेपाल का जो पढ़ाई है उसका कोई मान्यता नहीं है। सो अब जो नेपाली बाहर जा सकता है, जो मिडिल क्लास है, जो अफोर्ड कर सकता है थोड़ा बाहर जाने का, वो भी अब सोच रहा है यार ये क्या फंसे। एक तो ऑलरेडी यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर जो भी नेपाल में पढ़ा है उसका इतना मान्यता नहीं है बाहर में। लाइक होता ना, ये वो एक फ्लिप सिचुएशन हो गया। या तो आप घर में कुछ काम दो, आप बाहर में भी वो काम नहीं देने दे रहे हो, मतलब आपकी वजह से रुक रहा है ना।
लोग बहुत सिंपलिस्टिक वे में सोचते हैं कि भाई पॉलिटिशियन की वजह से मेरा काम खराब हो रहा है। लाइक होता है ना, क्या पता वो सच है नहीं है, डिफरेंट थिंग, ब्यूरोक्रेसी भी होता है, बहुत सारा लेयर्स होता है, बट उनका सिंपलिस्टिक थिंकिंग है। और यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगेन वो फार्मर लॉ जो है और फार्म लॉ जो आया था इंडिया का भी, वो एक ब्रिंक का मोमेंट था। वहां पे पॉलिटिकल एक्यूमेंट था इस सरकार में। और लाइक होता ना ये, क्योंकि आज हम लोग 75 ईयर्स हो गए हैं हमारे डेमोक्रेसी को, हम लोगों ने देखा है कैसे होता है। ये जो लीडर्स हैं आज हमारे, जो लाइक होता ना लोकसभा राज्यसभा और अलग अलग पार्टीज में, क्रॉस पार्टीज की बात कर रहा हूँ मैं, उन लोगों ने सब देखा है, ये कल पैदा नहीं हुए हैं, इन्होंने देखा है। इंदिरा गांधी का आंदोलन से लेके, इमरजेंसी का आंदोलन से लेके, जेपी का नारा, इंडिया हैज रीच्ड अ लेवल जहाँ पे उनको पता है कि एक होता ना प्रेशर रिलीज कैसे करना होता है। सब पार्टी थोड़ा थोड़ा पावर में रहे, उनको आइडिया है। बीजेपी का भी सरकार गिरा है, उनको आइडिया है कैसे रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में उन्होंने देखा है कैसे मैनेज करते हैं कोलिशन को। सो यहाँ पे कोलिशन मैनेजमेंट हो रहा है, तो वही नेपाल में मिसिंग था। आपको थोड़ा थोड़ा देते रहना होगा पब्लिक को, आप ऐसे नहीं कर सकते कि हमको मतलब ही नहीं तुमसे, तुम जाओ माइंड में, लाइक होता वाला चीज है। भाई साहब आपने कुछ लास्ट राय नेपाल के ऊपर, फिर हमें वो एक अनोखी न्यूज के ऊपर हम शिफ्ट करेंगे। Yes. सर एक सही बात बोली कि प्रेशर रिलीज, तो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सोचा कि शॉर्ट टर्म फायदा हमें नहीं देखना है, हमें लॉन्ग टर्म देखना है, और तो शॉर्ट टर्म से ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे फोकस किया, इसलिए ये सब हुआ। और बात रही नेपाल की, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत नेपाल स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 1-2 साल तक। जो होना था वो हो गया, और अभी सुशीला करकी जो भी है, वो मुझे लगता है कि वो स्टेबलाइज करेगी, और फिर जाके शायद चुनाव वुनाव हो गए। अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, सो देखना होगा कि क्या होता है, और इंडिया किस तरीके से रोल प्ले करता है, क्या प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं या फिर वो उनकी पीएम यहाँ पे आती है। वी हैव टू सी दैट ऑल्सो। एक और चीज भाई साहब, बिहार इलेक्शन के ऊपर क्या लग रहा है, अब हवा किस तरफ जा रहा है, हम लोग पूछना भूल गए थे पहले। किस तरफ हवा जा रहा है, क्या प्रिडिक्शन क्या लग रहा है, किस तरफ जाएगा? मुझे लगता है कि अभी सीट के बंटवारे पे थोड़ा बहुत निर्भर होगा कि कहाँ से किसको कितनी सीट्स मिलती है। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि लोग जंगल राज वापस नहीं चाहते हैं, सो नीतीश कुमार है बिहार में, बाहर है, यही लग रहा है। आई पर्सनली फील थोड़ा टाइट रेस होने वाला है। मेरे मन में ऐसा लग रहा है मेरे को कि प्रशांत किशोर किंग मेकर बनेंगे। वो 10 सीट हो या 12 सीट हो, आई डोंट नो क्या होगा वो फिगर, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक डिसाइसिव जगह बैठे हैं जहाँ पे वो कोई भी साइड का गेम बना सकते हैं या बिगाड़ भी बट सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि, मैं जिस तरीके से प्रशांत किशोर को फॉलो करता हूँ उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर को किंग मेकर बनना है। प्रशांत किशोर को किंग हाँ, बनना है, वो किंग मेकर में भी 10-15 सीट्स लाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ही विल गो आइदर साइड, महागठबंधन या फिर वो अपने एमएलए को बोल देंगे कि आपको जहाँ शूट होता है वहाँ आप जाइए, मैं तो आगे फिर से इलेक्शन लड़ने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को। तो प्रशांत किशोर को किंग मेकर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको किंग बनना है, उनको रियलिटी में बदलाव, बिहार को बदलाव बदलते हुए देखना है, ये इनका सपना है, और बहुत मेहनती आदमी है प्रशांत किशोर, कुछ भी कहो। सो हाँ। लेट्स सी क्या क्या होता है। तो एक लास्ट अब हमारा नया सेगमेंट है इंटरेस्टिंग न्यूज में। आजकल हमें ये हम न्यूज़लेटर देखते हैं, उसमें हमें मिला ये फॉरेन लीडर्स बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं वापस से। अगर आप देखेंगे अफ्रीका पीक 2020 से, अगर आप देखें अफ्रीका का ट्रैवल एकदम से राइज कर गया था, पर अब कंपैरेटिवली थोड़ा कम कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका इन जनरल उतना ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ अमेरिका ही आता है, बाकी सारे जो देश है इतना वो उनका कुछ वजूद नहीं है सच। बट अगर देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा लगा मेरे को ये, कि पोस्ट कोल्ड वॉर ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे ओवरसीज ट्रिप्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स में हम हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना लोगों में इट फील्स लाइक कि वापस डील मेकिंग का स्कोप खुल गया है। वो जो एक 10-20 साल का एक होता ना एक स्थिर सिचुएशन था कि अमेरिका हेजीमॉन है, बाकी सब अपना अपना कर रहे हैं, अब एकदम से लग गया है सब लोग ऑलमोस्ट इक्वल हैं, और एक डील मेकिंग का स्कोप बढ़ गया। भाई साहब लास्ट ट्राई, फिर आज वीडियो से बात करेंगे। तो मोटा मोटा ये यही हो रहा है जो एस जयशंकर बोलते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं। तो इट्स जस्ट नॉट अमेरिका, यूरोप भी प्ले कर रहा है, एशिया भी अपने हिसाब से प्ले कर रहा है। और सो मल्टीपोलर वर्ल्ड विच इज़ द गुड, 2 ध्रुव 3 ध्रुव नहीं होने चाहिए, जितने हैं उतने सारे ध्रुव होने चाहिए, वही एक डेमोक्रेटिक
इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की पहचान होती है। उसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए थैंक यू फॉर